वो कहानियां जो रात के अंधेरे में जन्म लेती हैं, वो राज जो पुराने खंडरात और वीरान हवेलियों में दफन हैं, और वो तजुर्बात जो इंसान को अपने ही वजूद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं, हम आपके लिए वो सब लेकर आते हैं। अगर आप भी उन अनकही, अनसुनी और पुरअसरार दास्तानों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी हमें गुजरांवाला से काशिफ नामी एक दोस्त ने अपनी आप बीती के तौर पर भेजी है। काशिफ का कहना है कि ये वाकया उनकी जिंदगी का वो स्याह बाब है जिसे वो कभी भुला नहीं सकते। एक ऐसा तजुर्बा जिसने उनकी पढ़ी लिखी सोच को जड़ों से हिलाकर रख दिया। वो चाहते हैं कि उनकी कहानी आप तक पहुंचे ताकि आप जान सकें कि इस दुनिया में वो कुछ भी मौजूद है जिसे हमारा दिमाग तस्लीम करने से इनकारी है। तो आइए हेडफोन लगा लें, कमरे की बत्तियां बुझा दें, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो काशिफ की ज़बानी है। मेरा नाम काशिफ है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये आज से कुछ साल पहले की बात है जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ताज़ा हासिल की थी। मेरे हाथ में डिग्री तो थी लेकिन जेब खाली थी। आंखों में किसी बड़े शहर के एयर कंडीशन्ड दफ्तर में नौकरी करने के ख्वाब थे, लेकिन हकीकत ये थी कि सिफारिश और पैसों के बगैर एक अच्छी नौकरी हासिल करना जोए शेर लाने के मुरादिफ था। मैंने अपने गांव से लेकर करीबी शहरों तक हर जगह हाथ पांव मारे, दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हर कोई तजुर्बा मांगता था और तजुर्बा हासिल करने के लिए नौकरी की ज़रूरत थी। ये एक ऐसा चक्कर था जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुका था। गांव में जब मैं वापस लौटता तो वालिद साहब की सवालिया निगाहें और माँ की फिक्रमंद सूरत मेरा कलेजा छलनी कर देती। गांव के लोग तंजिया मुस्कुराहट से कहते, क्यों काशिफ पुत्र, शहर की हवा लग गई, सुना है बड़ा अफसर बन गया है। ये बातें पीर की तरह दिल में चुभती थीं। मैं जो कभी गांव का सबसे ज़हीन और पढ़ा लिखा लड़का समझा जाता था, आज सबके लिए एक मजाक बनकर रह गया था। कुछ दिन तो मैंने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, कभी किसी दुकान पर बैठ गया तो कभी ट्यूशन पढ़ा लिए, लेकिन इन कामों में इतनी आमदनी नहीं थी कि महीने के आखिर में हिसाब बराबर कर सकता। तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिर में हिसाब बराबर करना मुश्किल हो जाता। थक हार कर मैं वापस गांव आ गया। मायूसी के इन दिनों में जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, मैंने अपने गांव के चौधरी साहब चौधरी करामत अली से मिलने का फैसला किया। वो एक नेक और समझदार इंसान थे और गांव में उनकी बात को कोई नहीं टालता था। मैं उनकी हवेली पहुंचा और डरते डरते अपनी सारी राम कहानी उन्हें सुना दी। चौधरी साहब, मैंने बीए कर लिया है, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा। आप तो जानते हैं घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं। कोई भी काम हो, बस गुजारा हो जाए। बस ये है कि कोई खेती बाड़ी या मजदूरी वाला काम ना हो। आप तो जानते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, कलम चलाने की आदत है, कुदान चलाने की नहीं। मैंने अपनी बात खत्म की। चौधरी करामत साहब ने एक लंबी सांस ली, अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, काशिफ पुत्र, ज़माना बड़ा ख़राब आ गया है। पढ़े लिखों की कदर ही नहीं रही। खैर, तू फिक्र ना कर, मैं कोशिश करता हूँ, आसपास के गांव में पता करता हूँ। शहर में काम तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ खर्चे भी आसमान से बातें करते हैं। गांव में कम पैसों में भी गुजारा हो जाता है। मैंने शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का एक छोटा सा दिया दिल में चलाए वापस आ गया। 5 दिन गुजर गए। मैं तकरीबन नाउम्मीद हो चुका था कि एक शाम चौधरी करामत साहब के मुलाजिम ने मुझे उनकी हवेली बुलाया। मेरा दिल धक धक करने लगा। जब मैं पहुंचा तो चौधरी साहब हुक्के के कश लगाते हुए बरामदे में बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, पुत्र, एक काम तो मिला है, लेकिन थोड़ा मुश्किल और अजीब सा है। चौधरी साहब, मैं हर मुश्किल काम के लिए तैयार हूं, मैंने फौरन कहा। काम चौकीदारी का है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मायूसी की एक लहर दौड़ गई। मैंने बीए इसलिए तो नहीं किया था कि रातों को डंडा लेकर गलियों में घूमता फिरूं, लेकिन फिर अपनी बेबसी का ख्याल आया। चलो, मजदूरी से तो बेहतर ही है। तनख्वाह कितनी मिलेगी चौधरी साहब? मैंने बुझे हुए दिल से पूछा। तनख्वाह अच्छी है, इतनी है कि तू आराम से अपना और अपने घर वालों का खर्च चला सकता है। काम यहाँ से कोई 7 किलोमीटर दूर काला कोट गांव में है। वहाँ के नंबरदार
चौधरी इफ्तिखार को एक चौकीदार की सख्त जरूरत है। लेकिन वो कहते कहते रुक गए। लेकिन क्या चौधरी साहब? लेकिन वहां के उसूल बड़े अजीब हैं। लोग थोड़े वहमी हैं, भूत प्रेत पर बहुत यकीन रखते हैं। इसीलिए उन्हें कोई पढ़ा लिखा बंदा चाहिए था जो इन वहमों में न पड़े। जब मैंने उन्हें तेरे बारे में बताया तो वो फौरन मान गए। कहते हैं पढ़ा लिखा बंदा ज्यादा जिम्मेदार होता है। अब ये तुझ पर है, तू ये नौकरी करना चाहता है या नहीं। मैंने सोचा कि जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कुछ महीनों के लिए ये भी ठीक है। कम से कम घर वालों के तानों और अपनी बेरोजगारी के एहसास से तो जान छूटेगी। जी चौधरी साहब, मैं तैयार हूं। अगले दिन चौधरी करामत साहब मुझे खुद अपनी जीप में बिठाकर कालाकोट गांव ले गए। गांव के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी वहशत का एहसास हुआ। घर तो पक्के थे, लेकिन उन पर वीरानी छाई हुई थी। हम सीधा गांव के नंबरदार चौधरी इफ्तिखार की हवेली पहुंचे। चौधरी इफ्तिखार एक रौबदार और मगरूर किस्म का आदमी था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक सख्ती तारी रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले उस पर चौकीदार रखने के लिए दबाव डाल रहे थे और वो ये काम मजबूरी में कर रहा था। चौधरी इफ्तिखार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ ऐसे उसूल बताए जिन्हें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि मैं किसी नौकरी के लिए आया हूं या किसी कैद खाने में। मैंने फौरन चौधरी करामत साहब को एक तरफ ले जाकर कहा, चौधरी साहब, ये उसूल आपको अजीब नहीं लग रहे? वो उसूल वाकई इतने अजीब थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पहला उसूल, मुझे रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक चौकीदारी करनी होगी। मेरे हाथ में डंडा या कोई और हथियार भी हो सकता है, लेकिन सबसे अहम चीज एक बड़ा सा पीतल का घंटा होगा जिसे मुझे ठीक रात 12 बजे बजाना होगा। और एक बार नहीं बल्कि कई बार, इतनी जोर से कि उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजे और सोए हुए लोग एक बार जरूर जाग जाएं। दूसरा उसूल, जैसे ही अंधेरा हो, मुझे इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कोई भी शख्स गांव के पुराने तालाब, कुएं या किसी भी ऐसी जगह की तरफ ना जाए जहां पानी खड़ा हो। अगर कोई जाने की कोशिश करे तो मुझे उसे रोकना है, चाहे उसके लिए मुझे सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। मुझे उसे मारने, पीटने और पकड़कर किसी कमरे में बंद करने की भी खुली छूट थी। और सबसे अहम बात, मुझे खुद भी उन पानी वाली जगहों से दूर रहना था। तीसरा उसूल, रात के वक्त अगर किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दे तो मुझे उस आवाज का पीछा नहीं करना, उसे सुनना नहीं बल्कि ऐसे जाहिर करना है जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। अगर मैं उस आवाज के पीछे गया तो खतरा बढ़ सकता है। मैं ये तीनों उसूल अपने गांव के चौधरी साहब को बता रहा था और वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, अरे काशिफ, इसमें परेशानी क्या है? देख, कोई पानी की तरफ जाए तो उसे पकड़कर बंद कर दे, सर पे डंडा मारकर बेहोश कर दे, तुझे तो खुली छूट है। दूसरी बात, रात 12 बजे घंटा बजाना है, वैसे भी चौकीदार को जागते रहो का नारा तो लगाना ही पड़ता है, तो बस घंटा बजा देना। और तीसरा उसूल तो सबसे आसान है, बहरा बन जा। कोई गा रहा है तो गाने दे। हो सकता है चौधरी इफ्तिखार की कोई जवान बेटी हो, खूबसूरत हो, रात को रियाज करती हो। अब चौधरी को डर होगा कि कोई मनचला लड़का उसकी बेटी को तंग न करे, इसलिए तुझे नजरअंदाज करने को कहा है। अरे तू ये बता, इस काम में मुश्किल क्या है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? उनकी बातों ने मेरे शक को कुछ कम तो कर दिया था, लेकिन दिल में एक खटका सा बाकी था। फिर भी मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मैंने गहरी सांस ली और चौधरी इफ्तिखार के पास जाकर कहा, ठीक है चौधरी साहब, मैं काम के लिए तैयार हूं। तो फिर आज रात से काम शुरू कर दो, उसने सख्त लहजे में कहा। वैसे भी गांव वाले मेरे पीछे पड़े हैं कि कोई चौकीदार चाहिए, चौकीदार चाहिए। मैंने जी बिल्कुल कहकर हामी भर ली। ये गांव मेरे गांव से कोई 7 किलोमीटर दूर था और मैंने फैसला किया कि मैं शाम को साइकिल पर ही आ जाया करूंगा। शाम 5:30 बजे मैंने अपने गांव से साइकिल चलाना शुरू की और अंधेरा होने से कुछ पहले कालाकोट पहुंच गया। मैंने सोचा कि काम शुरू करने से पहले चौधरी इफ्तिखार से मिल लूं, लेकिन उसने मुझे देखते ही कहा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हारा काम तो 8 बजे शुरू होगा।
मैंने कहा, चौधरी साहब, मैंने सोचा गांव वालों से थोड़ी जान पहचान कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रात को घूमूं और वो मुझे चोर समझ ले। चौधरी ने हकारत से कहा, फिक्र मत करो, रात होते ही यहां कोई घर से बाहर नहीं निकलता। किसी को इसकी फिक्र नहीं कि बाहर कौन है, सबको इस बात की फिक्र है कि उनके घर से कोई बाहर न जाए। उसकी बात मेरे दिल में खुप गई। मैंने कुछ गांव वालों से मिलने की कोशिश की। वो मुझे देखकर खुश तो हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। एक बूढ़े आदमी ने तो यहां तक कह दिया, पुत्र, हमारे घर के आगे जरूर चक्कर लगाना, और अगर कोई पानी की तरफ जाता नजर आए तो पकड़ना, तुम्हें खुली छूट है। सर पर मारकर बेहोश कर देना, लेकिन पानी के पास जाने मत देना। मैं हैरान था कि आखिर रात को पानी के पास जाने में ऐसा क्या खतरा है, लेकिन मैं खामोश रहा। रात के 8 बज गए। मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। मेरे हाथ में एक भारी भरकम लाठी थी और कंधे पर वो पीतल का घंटा लटक रहा था जिसे मुझे 12 बजे बजाना था। मैंने गांव में चक्कर लगाना शुरू किया। जैसा कि चौधरी ने कहा था, गांव में मुकम्मल सन्नाटा था। हर घर का दरवाजा मजबूती से बंद था। खिड़कियों पर मोटी मोटी सलाखें लगी थीं, जैसे यहां रोज डाके पड़ते हों। लेकिन मुझे यह भी महसूस हुआ कि ये इंतजाम चोरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि घर वालों को बाहर निकलने से रोकने के लिए किया गया है। घूमते घूमते तकरीबन 1 घंटा गुजर गया होगा कि मुझे एक आवाज सुनाई थी, जैसे कोई लड़की गुनगुना रही हो। शुरू में तो एक धीमी सी मधुर सी धुन थी, लेकिन फिर उसने बाकायदा गाना शुरू कर दिया। गांव की बनावट कुछ ऐसी थी कि छोटी छोटी पहाड़ियों पर घर बने थे, जिसकी वजह से आवाज गूंजकर पूरे गांव में फैल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज किस तरफ से आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज बुलंद होती गई। और यकीन कीजिए, इतना खूबसूरत गाना, इतनी मीठी आवाज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मेरा दिल बेख्तियार उस आवाज की तरफ खिंचने लगा। मैं अपने कदमों को उस समत में बढ़ाने ही वाला था कि मुझे तीसरा उसूल याद आ गया। अगर किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दे तो उसका पीछा नहीं करना। मैंने खुद को रोका। मेरे जहन में अपने गांव के चौधरी साहब की बात आई। हो सकता है चौधरी इफ्तिखार की बेटी हो, रियाज करती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में रस घोलती रही। दिल में एक ख्वाहिश जागी कि जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है वो खुद कैसी होगी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को झड़का। काशिफ पागल हो गया है क्या? उसूल याद है ना? मैंने उस आवाज का पीछा तो नहीं किया, लेकिन वो पूरी रात वक्फे वक्फे से मेरे कानों में गूंजती रही। वो पहली रात बहुत अजीब थी। गांव का खौफनाक सन्नाटा, बंद दरवाजे और उस पर ये पुरअसरार दिलकश गाना। मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैंने सिर्फ एक नौकरी कबूल नहीं की, बल्कि एक बहुत बड़े राज और खतरे से भरा सौदा कर लिया है। 12 बजे मैंने वो घंटा बजाया। उसकी टन टन की आवाज जब रात के सन्नाटे में गूंजी तो कई घरों की बत्तियां जली और फिर बुझ गईं, जैसे लोग सिर्फ ये तसल्ली करना चाहते हों कि सब कुछ काबू में है। पूरी रात मैं गांव की गलियों में घूमता रहा, लेकिन उस गाने वाली आवाज के अलावा मुझे कोई और गैर मामूली चीज नजर नहीं आई। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस मैं था, मेरी लाठी, ये घंटा और वो पुरअसरार आवाज। पहली रात जैसे तैसे करके कट गई। सुबह के 6 बजे जब पोप फूटी और रोशनी की पहली किरण ने गांव को छुआ तो जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। घरों के दरवाजे खुलने लगे, लोग अपने कामकाज पर जाने के लिए तेजी दिखाने लगे। कुछ खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ गांव में ही अपने कामों में मसरूफ हो गए। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जो लोग रात को खौफ से घरों में दबके हुए थे, वो दिन की रोशनी में कितने नॉर्मल और बेखौफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात और दिन में ये 2 अलग अलग दुनियाएं थीं। मैं घर जाने से पहले गांव वालों से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं एक फल फरोश की दुकान पर रुका, चौधरी इफ्तिखार वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? रात भर के थके नहीं?
यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। चौधरी साहब, बस गांव वालों से। मैंने कहा था ना, अपने काम से काम रखो। उसने मेरी बात काटी और मुझे एक तरफ ले जाकर समझाने लगा। देखो काशिफ, ये गांव वाले जाहिल और वहमी लोग हैं। तुम इनसे जितनी बात करोगे ये तुम्हें ऐसी ऐसी अजीबो गरीब कहानियां सुनाएंगे कि तुम काम ही नहीं कर पाओगे। ये जो उसूल बनाए गए हैं ना, ये भी इनकी वजह से मजबूरी में बनाए गए हैं। मेरी बात मानो, इनसे दूर रहो, उसूलों पर अमल करो, अपना काम करो और चुपचाप यहां से निकल जाया करो। उसकी बात में वजन तो था, लेकिन मेरे दिल का शक और ज्यादा गहरा हो गया था। मैंने उसकी बात मानी और साइकिल उठाकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन मैं इसी सोच में गुम रहा कि आखिर कालाकोट गांव का मामला क्या है, लेकिन फिर खुद को समझाया कि मुझे क्या लेना देना, मुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है। मैंने दोपहर को आराम किया, नींद पूरी की और शाम को फिर कालाकोट के लिए निकल पड़ा। दूसरी रात भी पहली रात जैसी ही थी। 8 बजते ही गांव पर मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। मैंने अपनी ड्यूटी शुरू की। आज मैं उस गाने वाली आवाज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद वो मधुर आवाज गूंजने लगी। आज मैंने एक दरख्त के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। यकीन कीजिए, उस आवाज में एक ऐसा जादू था जो सीधा दिल पर असर करता था। इतनी सुकून बख्श आवाज की एक पल को मुझे झपकी आ गई। मैंने फौरन खुद को संभाला। अरे नहीं, मैं यहां सोने नहीं आया। मैं उठा और दोबारा गश्त करने लगा। 12 बजे मैंने पूरी ताकत से घंटा बजाया और फिर गांव के उन हिस्सों की तरफ चल पड़ा जहां मैं कल नहीं गया था। गांव के पिछवाड़े की तरफ कुछ पुराने और टूटे फूटे घर थे। उनके पास ही एक बड़ा सा तालाब था। चांदनी रात में तालाब का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। मैं इस मंजर को देखने में महल ही था कि मुझे उसूल याद आया, पानी के करीब नहीं जाना है। मैं फौरन पीछे हट गया। मुझे लगा था कि गांव में सिर्फ एक ही तालाब है, लेकिन एक यहां भी था। मैं अभी कुछ कदम ही पीछे हटा था कि मुझे पानी के अंदर से छप छप की एक वाज़ेह आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पानी में तैर रहा हो। मेरा दिल हलक में आ गया और मेरे कदम वहीं जम गए। एक लम्हे के लिए मैं बुरी तरह डर गया। कोई पानी में है, लेकिन उसूल के मुताबिक मुझे किसी को पानी में जाने से रोकना था। अगर कोई पहले से ही अंदर है तो मैं क्या कर सकता था? मुझे तो खुद पानी से दूर रहना था। मैंने फैसला किया कि मैं उसूल नहीं तोड़ूंगा। मैं वहां से दूर आ गया, लेकिन मेरे कानों में वो छप छप की आवाज गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी में डूब रहा हो या शायद खेल रहा हो। मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं गांव की दूसरी गलियों में घूमने लगा। वो गाने की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन आज कुछ फर्क था। जब मैं तालाब के करीब था तो ये आवाज वहीं से बहुत साफ और बुलंद सुनाई दे रही थी, और साथ में पानी की छप छप भी। ये बात अब बिल्कुल साफ थी कि वो गाने वाली लड़की उसी तालाब में है। शायद नहा रही है या तैर रही है। मेरा दिमाग हजारों सवालों में उलझ गया। क्या मुझे वहां जाकर देखना चाहिए? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि वो रात के इस पहर पानी में क्या कर रही है? लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा, नहीं काशिफ, हो सकता है वो कम कपड़ों में हो, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। और सबसे बढ़कर उसूल, मुझे आवाज का पीछा नहीं करना। उस रात मैं बहुत बेचैन रहा। वो आवाजें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजती रहीं। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब गांव वालों से सच उगलवा कर ही रहूंगा। चौधरी इफ्तिखार की धमकी को नजरअंदाज करके मैं सुबह सुबह उसी फल फरोश की दुकान पर पहुंच गया। इस बार मैंने सीधा मुद्दे पर आने का फैसला किया। भाई साहब, मैं यहाँ का नया चौकीदार हूँ, मैंने कहा। दुकानदार, जिसका नाम शायद बशीर था, मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, भाई तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। हम तो घर से बाहर निकलने से डरते हैं और तुम सारी रात इन सड़कों पर घूमते हो। बस एक बात याद रखना, पानी के करीब कभी मत जाना, और अगर कोई घर से निकलता दिखे तो उसे मार पीट कर वापस अंदर भेज देना। मैंने कहा, बशीर भाई, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कोई वजह तो होगी इस सब की। आखिर पानी में ऐसा क्या है, और ये कौन सी लड़की है जो रात को इतना खूबसूरत गाना गाती है? कहीं चौधरी साहब की बेटी तो नहीं? मैंने जानबूझकर यह सवाल पूछा। मेरा सवाल सुनते ही बशीर का चेहरा फक हो गया।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबरा कर इधर उधर देखा। फिर धीमी आवाज में बोला, भाई तुम बच गए। अगर तुम कल रात उस आवाज के पीछे तालाब की तरफ चले जाते तो आज जिंदा ना होते। जिंदा ना होता? क्या मतलब? मैं जानना चाहता हूं यहां चल क्या रहा है। कौन है वो लड़की जो रात को इतना खूबसूरत गाना गाती है? कहीं चौधरी साहब की बेटी तो नहीं? मैंने जानबूझकर यह सवाल पूछा। बशीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो कोई लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है, एक पानी की चुड़ैल। कुछ लोग उसे जलपरी भी कहते हैं, लेकिन वो है बला की चीज। वो पानी में रहती है। जो भी उसके गाने की आवाज सुनकर उसके करीब जाता है वो उसे पानी में खींच लेती है और जिंदा नहीं छोड़ती। उसकी लाश भी बड़ी बुरी हालत में मिलती है। मैं उसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। चुड़ैल? बशीर भाई, आप पढ़े लिखे लगते हैं, क्या आप इन बातों पर यकीन करते हैं? ये सब तो पुराने वक्तों की कहानियां हैं। करना पड़ता है भाई, यकीन करना पड़ता है, उसने बेबसी से कहा, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। हमने चौधरी को कहा था कि कोई पढ़ा लिखा बंदा ना रखना। ये लोग सवाल बहुत करते हैं और इन बातों पर यकीन नहीं करते। अब देखो, तुम इन बातों पर यकीन करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। वो चुड़ैल रात 12 बजे के करीब ज्यादा ताकतवर हो जाती है। इसीलिए तो घंटा बजवाया जाता है, ताकि सब लोग जागकर देख लें कि उनके घर का कोई फर्द बाहर तो नहीं चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। एक तरफ मेरा पढ़ा लिखा जहन इन बातों को मानने से इनकारी था, दूसरी तरफ गांव वालों का खौफ, चौधरी के अजीब उसूल और मेरा अपना रात का तजुर्बा, सब कुछ उसी चुड़ैल की कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने शुक्रिया अदा करके वहां से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे दिमाग में यही बातें घूमती रहीं। क्या वाकई चुड़ैलें होती हैं? क्या वो गाने वाली मधुर आवाज एक कातिल चुड़ैल की है? मैंने खुद को समझाया कि मेरा काम चौकीदारी का है, जासूसी का नहीं। मुझे सिर्फ उसूलों पर अमल करना है, पानी से दूर रहना है, गाने को नजरअंदाज करना है और अपनी तनख्वाह लेनी है। मैं किसी पंगे में नहीं पड़ूंगा। अगले 15 दिन मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। रात को ड्यूटी पर आता, गश्त करता, वो गाने की आवाज सुनता, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देता। पानी के करीब से गुजरता तो छप छप की आवाजें आती, लेकिन मैं अपना रास्ता न बदलता। ठीक 12 बजे घंटा बजाता और सुबह होते ही अपने घर चला जाता। चौधरी इफ्तिखार भी मेरे काम से खुश था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात मेरी टांग में हल्का सा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि आज पूरे गांव का चक्कर लगाने के बजाय शॉर्टकट लेकर जल्दी गश्त खत्म कर लेता हूं। मैं तंग गलियों से होता हुआ गांव के सबसे पिछवाड़े वाले छोटे तालाब की तरफ निकल आया। मैं एक ऊंचाई पर था और चांद की रोशनी में नीचे तालाब का मंजर साफ नजर आ रहा था, और जो मैंने देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तालाब के अंदर एक लड़की नहा रही थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और वो पानी में किसी मछली की तरह तैर रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं हैरान रह गया। फिर उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला। फासला तकरीबन 200 फुट का था, लेकिन उसने मुझे देख लिया था। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, काशिफ, ये गाना तुम्हारे लिए। और फिर उसने गाना शुरू कर दिया। वही दिलकश, वही मधुर आवाज, लेकिन आज उसमें एक बला की कशिश थी। आज वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक दावत थी। मैं दूर से ही उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी जबान गूंगी हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैंने आवाज लगाई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं तालाब के करीब आया था, और अगर ये वाकई चौधरी की बेटी निकली तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। वो गाती रही और उसकी आवाज मेरे दिल में उतरती गई। फिर वो अचानक पानी के अंदर गायब हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब वो पानी के अंदर थी, उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा बुलंद और गूंजदार हो गई। ये नामुमकिन था। कोई पानी के अंदर से इतनी ऊंची आवाज में कैसे गा सकता है? उसकी आवाज में एक ऐसी थरथराहट, एक ऐसी कपकपाहट थी जो जमीन से होती हुई मेरे पैरों के जरिए मेरे दिल तक पहुंच रही थी। मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा।
मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार मेरा दिल बेइख्तियार उसकी तरफ खिंच रहा था। मैंने आंखें बंद करके खुद को समझाया, नहीं काशिफ, कोई गलती नहीं करनी, उसूल याद रख, तुझे काम की जरूरत है। उसने 2-3 बार फिर मेरा नाम पुकारा, काशिफ आ जाओ ना, कितना इंतजार करवाओगे। उसकी आवाज एक मकनातीस की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मेरी टांगें खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगी थीं। मैंने खुद को कैसे रोका ये मैं ही जानता था। शायद अपने गरीब माँ बाप का चेहरा याद आ गया। मैं फौरन वहां से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ दूर चला गया। आज मुझे एहसास हुआ कि गांव वाले सच कहते थे। उसकी आवाज में कुछ तो था। कोई आम इंसान का गाना सुनकर ऐसे बेखुद नहीं होता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो यकीनन खिंचता हुआ उसकी तरफ चला जाता। वो चुड़ैल है या कोई जादूगरनी मैं नहीं जानता था, लेकिन आज रात के बाद ये बात साफ हो गई थी कि कालाकोट गांव की रातें वाकई खतरनाक हैं और मैं इस खतरे के बिल्कुल बीच में खड़ा था। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक सहमा सहमा रहा। हर रात वो मेरा नाम पुकारती, हर रात उसकी आवाज मुझे अपनी तरफ बुलाती और हर रात मैं एक अनजाने खौफ और एक अजीब सी कशिश के दरमियान जंग लड़ता। मैं जानबूझकर तालाब वाली समत जाने से गुरेज करता, लेकिन उसकी आवाज हवा में तैरती हुई मुझ तक पहुंच ही जाती। एक रात मैं गश्त करता हुआ गांव के बड़े कुएं के पास से गुजरा। वो कुआं अब इस्तेमाल में नहीं था और उस पर लकड़ी के मोटे मोटे तख्ते रखे हुए थे, लेकिन उस रात मुझे उन तख्तों के नीचे से भी छप छप की आवाज आ रही थी। और फिर उसी आवाज ने मुझे पुकारा, काशिफ यहां आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आवाज थी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ तालाब में नहीं बल्कि पानी के हर जखीरे में मौजूद हो सकती है। कुएं, झीलें, तालाब, जहां पानी था वहां वो थी। मैं वहां से ऐसे भागा जैसे मेरे पीछे मौत पड़ी हो। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं, ये चुड़ैल वाली बात 100% सच्ची है। लेकिन मेरा पढ़ा लिखा दिमाग अब भी क्यों और कैसे के चक्कर में फंसा हुआ था। आखिर ये है कौन? ये गांव वालों को क्यों मारती है? इसकी कहानी क्या है? चौधरी इफ्तिखार इन सब बातों को क्यों छुपाना चाहता है? मैंने फैसला किया कि मैं इस राज की तह तक पहुंचूंगा। चौधरी इफ्तिखार से बात करना बेकार था, इसलिए मैंने गांव के आम लोगों से बात करने का सोचा, लेकिन इस बार एहतियात से। अगली सुबह 6 बजे जब लोग अपने कामों के लिए घरों से निकल रहे थे, मैंने देखा कि दिन की रोशनी में किसी को पानी से कोई डर नहीं था। लोग तालाब के किनारे से गुजर रहे थे, कुएं के पास बैठकर बातें कर रहे थे। सारा खौफ सिर्फ अंधेरे का था। मैंने एक बुजुर्ग को देखा जो एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठे मिसवाक कर रहे थे। मैं डरते डरते उनके पास गया और सलाम किया। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। जी बाबा जी, मैं यहाँ का नया चौकीदार हूँ, काशिफ नाम है मेरा। मैंने तारुफ करवाया। हाँ हाँ पुत्र, देखा है मैंने तुझे। अल्लाह तुझे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बड़ा हिम्मत वाला काम है तेरा। बाबा जी ने शफकत से कहा। बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। ये जो चुड़ैल की कहानी है गांव में, क्या ये सच है? मेरा सवाल सुनकर बाबा जी हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी में खुशी नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। पुत्र, इसे कहानी मत कह, ये आप बीती है। इस गांव के हर दूसरे घर की आप बीती। जिनके घरों के चिराग बुझ चुके हैं उनसे पूछ कि ये कैसी कहानी है। मतलब ये कब से हो रहा है? मैंने पूछा। बाबा जी ने एक लंबी आह भरी और बोले, कई साल हो गए पुत्र। पहले ऐसा नहीं था हमारा गांव। हम भी रातों को बैठकें लगाते थे, ताश खेलते थे, आधी आधी रात तक काम करते थे, तालाब से कुएं से पानी भरते थे। लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लग गई।
पहले पहल तो एक दो वाकयात हुए, लोगों ने कहा वहम है, लेकिन जब लाशें गिरने लगी तो सब ने मान लिया कि वो है, वो पानी वाली बला। वो करती क्या है? क्या किसी ने उसे देखा है? मैंने बेचैनी से पूछा। देखा भी है और भुगता भी है, बाबा जी ने कहा। कई मौतें हो चुकी हैं पुत्र। कम से कम 15-16 जवान लड़के पिछले 3-4 सालों में उसका शिकार हो चुके हैं। अभी 3 महीने पहले की ही तो बात है। हमारे गांव का सबसे तगड़ा पहलवान जावेद 17 साल का कड़ियल जवान था। वो भी उसकी भेंट चढ़ गया। रात को उसके गाने की आवाज आई और वो घर वालों के रोकने के बावजूद तालाब की तरफ चला गया। सुबह उसकी लाश मिली, ऐसी हालत में कि खुदा दुश्मन को भी न दिखाए। कैसी हालत? मैंने धड़कते दिल से पूछा। उसके जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं था, जैसे किसी जंगली जानवर ने चीर फाड़ दिया हो। पक्का उसी चुड़ैल का काम था। बाबा जी की बातें सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने उनसे जावेद पहलवान के घर का पता पूछा। मैं खुद उसके घर वालों से मिलना चाहता था। जावेद का घर गांव के दूसरे सिरे पर था, एक छोटा सा उदास सा घर। वहां ज्यादातर औरतें ही थीं। उसकी बूढ़ी माँ, बहनें। मैंने जब अपना तारुफ करवाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि जावेद उनका इकलौता सहारा था। उसका एक भाई कई साल पहले बीमारी से मर गया था और दूसरा 2.5 साल पहले बिल्कुल इसी तरह तालाब के पास मरा पाया गया था। सबको शक था कि उसे भी चुड़ैल ने ही मारा है। जावेद की बहन ने रोते हुए बताया, भाई उस रात वो गाने की आवाज बहुत तेज थी। जावेद भाई खाना खाकर उठे और कहने लगे कि मैं देख कर आता हूँ ये कौन गा रहा है। हमने बहुत रोका, उनके पांव पकड़े, लेकिन वो पहलवान आदमी थे। हमारी एक न सुनी और तेजी से बाहर निकल गए। हम डर के मारे पीछे नहीं गए कि भाई अभी आ जाएंगे, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आए। सुबह उनकी लाश मिली। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल भी था। क्या ये मुमकिन है कि ये सब चुड़ैल ना कर रही हो, बल्कि कोई और हो और इल्जाम चुड़ैल पर डाल दिया जाता हो? ये पक्का करने के लिए मैंने उन तमाम खानदानों से मिलने की कोशिश की जिनका कोई फर्द इस चुड़ैल का शिकार हुआ था। और फिर मुझे एक चश्मदीद गवाह भी मिल गया, एक 16 साल का लड़का सलीम, जिसने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को किसी को मारते हुए देखा था। सलीम का घर एक पहाड़ी की चोटी पर था, जहां से नीचे वाला तालाब साफ नजर आता था। उसने बताया कि वो उस रात अपनी मां से लड़कर गुस्से में छत पर चढ़ गया था। उसने देखा कि एक आदमी जैसे बेखुदी के आलम में तालाब की तरफ खिंचा जा रहा है। जैसे ही उस आदमी ने पानी को छुआ, पानी से वही गाने वाली चुड़ैल निकली। सलीम ने कांपती हुई आवाज में बताया, भाई पहले तो वो बहुत खूबसूरत लड़की लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आई उसका रूप बदल गया। उसका जिस्म लंबा होने लगा। उसके जिस्म से मकड़ी की तरह लंबी लंबी नुकीली टांगे निकल आईं। उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया और उसमें सैकड़ों तेज दांत थे। उसने सबसे पहले उस आदमी का सिर अपने जबड़ों में लेकर धड़ से अलग कर दिया, फिर उसकी टांगे और बाजू नोच कर दूर फेंक दिए। मैं इतना डर गया था कि मेरी चीख भी नहीं निकली। मैं वहीं बेहोश हो गया। सलीम की बातें सुनकर मेरा सारा शक दूर हो गया। गांव वाले सच कहते थे, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक माफौकुल फितरत बला थी। कई लोगों ने उसे कुएं से किसी को खींचते हुए देखा था, तो किसी ने बारिश के बाद एक गड्ढे में भरे पानी से निकलकर हमला करते हुए। सबका यही कहना था कि वो पानी से 2-3 फुट की दूरी तक वार कर सकती है, लेकिन अगर उससे दूर रहा जाए तो वो कुछ नहीं करती। बस जब वो गाना गाती है तो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होना। अब मैं जानता था कि मुझे किस चीज का सामना है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि उसकी कमजोरी क्या है, उसे रोका कैसे जा सकता है। मैंने एक गांव वाले से सुना था कि वो गोश्त की बू पर हमला करती है। मैंने एक मंसूबा बनाया। मैं शहर जाकर कसाई की दुकान से ताज़ा गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा और एक मजबूत रस्सी ली। उसी रात मैं डरते डरते तालाब के करीब गया। दूर से उसके गाने की आवाज आ रही थी और वो मेरा नाम पुकार रही थी।
मैंने हिम्मत की और रस्सी से बंधा हुआ गोश्त का टुकड़ा पूरी ताकत से तालाब के किनारे की तरफ फेंका। जैसे ही गोश्त का टुकड़ा पानी के करीब गिरा, एक पल की खामोशी छा गई। गाना बंद हो गया और फिर पानी में एक भंवर सा उठा। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पानी फटा और वही खौफनाक मखलूक बाहर निकली। उसका जिस्म मकड़ी की तरह था, मुंह बड़ा और दांत तेज। उसने एक झपटा मारा और उस गोश्त के टुकड़े के परखचे उड़ा दिए। उसकी रफ्तार और वहशत देखकर मेरी रूह कांप गई। वो सिर्फ खाने के लिए हमला नहीं कर रही थी, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत था। मैं ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। मैं वहां से उल्टे पांव भागा। अब ये बिल्कुल साफ था कि वो एक चुड़ैल है, एक खूनी और बेरहम चुड़ैल, और मैं उसके हाथों मरना नहीं चाहता था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि गांव का कोई और बेगुनाह उसका शिकार बने। मैं बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ मेरी जान का खतरा था, दूसरी तरफ मेरा ज़मीर मुझे इस मसले को हल करने पर उकसा रहा था। लेकिन मैं एक अकेला निहत्था इंसान इस माफौकुल फितरत बला का मुकाबला कैसे करता? मेरे जहन में एक ही नाम आया, एक ऐसा शख्स जो शायद मेरी मदद कर सकता था। शहर में कॉलेज के ज़माने में मेरे कुछ दोस्त एक पीर बाबा के पास बहुत जाया करते थे। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था और इसे ढोंग समझता था, लेकिन एक बार उन्होंने मेरे सामने कुछ ऐसा करके दिखाया था कि मैं दंग रह गया था। आज सालों बाद मुझे लगा कि शायद वही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगले दिन मैं छुट्टी लेकर शहर गया और उस पीर बाबा का आस्ताना ढूंढने लगा। काफी पूछगछ के बाद मैं एक तंग सी गली में बने एक छोटे से हुजरे तक पहुंच गया। मैंने अंदर जाने से पहले एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो करने जा रहा हूं वो मुझे बचाएगा या किसी और बड़ी मुसीबत में डाल देगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज आई, आ जाओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मेरे कदम दहलीज पर ही रुक गए। उन्हें कैसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं? मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। हुजरे में लोबान की खुशबू फैली हुई थी। एक कोने में एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले बाबा जी बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी और पुरसुकून आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ये वही पीर बाबा थे जिनके पास मेरे दोस्त आया करते थे। बैठो, उन्होंने अपने सामने इशारा करते हुए कहा। मैं अदब से बैठ गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो खुद बोल पड़े। परेशान मत हो, बताओ क्या मसला है? वो पानी वाली तुम्हें बहुत तंग कर रही है। मैं हैरत से उन्हें देखता रह गया। बाबा जी, आपको कैसे? वो मुस्कुराए। काशिफ पुत्र, कुछ चीजें नजर नहीं आती लेकिन महसूस हो जाती हैं। तुम्हारे चेहरे पर उसका खौफ साफ लिखा है। बताओ, क्या देखा तुमने? मैंने शुरू से आखिर तक, अपनी नौकरी से लेकर चुड़ैल के खौफनाक रूप देखने तक सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर उनके चेहरे पर संजीदगी आ गई। तो ये जल मकड़ी है, वो बड़बड़ाए। ये पानी में रहने वाली सबसे खतरनाक किस्म की मखलूक होती है। ये खून नहीं पीती, ये सिर्फ अजियत देकर मारना पसंद करती है। तुम उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। लेकिन बाबा जी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वो गांव वालों को मार रही है, कोई तो तरीका होगा उसे रोकने का, मैंने बेबसी से कहा। पीर बाबा ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा, फिर उन्होंने अपनी गर्दन से एक हार उतारा। वो एक काले धागे में पिरोया हुआ एक छोटा सा सियाह पत्थर का तावीज था। उन्होंने वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पहन लो, इसे कभी अपने आप से जुदा मत करना। इससे क्या होगा? मैंने पूछा। जब तक ये तुम्हारे गले में है और तुम्हारे पांव जमीन पर हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने तनबीह की, अगर तुमने पानी में कदम रखा तो ये तावीज काम नहीं करेगा। पानी उसका इलाका है, वहां वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वहां तुम्हारी मौत यकीनी है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो तावीज अपने गले में पहन लिया।
उसे पहनते ही मुझे एक अजीब से सुकून और तहफ्फुज़ का एहसास हुआ। अब मैं उस चुड़ैल का सामना कर सकता था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन और ऐसा क्यों करती है। उस रात मैं एक नए अज़्म के साथ कालाकोट पहुंचा। हमेशा की तरह उसने गाना शुरू किया और मेरा नाम पुकारा, लेकिन आज मैं डरा नहीं। मैं सीधा तालाब की तरफ चल पड़ा। मैं किनारे से तकरीबन 10 फुट के फासले पर रुक गया। आ गया तो फिर मौत से डर नहीं लगता तुझे? पानी के अंदर से उसकी आवाज आई। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, मौत से तो सबको डर लगता है, लेकिन मैं आज तुमसे डरने नहीं, बात करने आया हूं। मेरी बात सुनकर पानी में हलचल हुई और वो धीरे धीरे सतह पर उभरी। पहले वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में थी। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा था। क्या बात करनी है तुझे मुझसे? मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो और इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारती हो। ये सुनकर वो हंसने लगी, एक खौफनाक कहकहे जैसी हंसी। बेगुनाह? यहां कोई बेगुनाह नहीं। और मैं कौन हूं ये जानकर क्या करेगा? आजा, पानी में आजा, मैं तुझे सब बताऊंगी। मैं यहां कैद हूं, मुझे आजाद करा दे। वो बहाने बनाने लगी। अगर तुम सच्ची हो तो पानी से बाहर आकर बात करो, मैंने कहा। डरता है? उसने तंज किया। नहीं, एहतियात करता हूं, मैंने जवाब दिया। मेरा बेखौफ रवैया देखकर वो तिलमिला गई। उसने एकदम गोता लगाया और फिर बिजली किसी तेजी से पानी से बाहर निकलकर मुझ पर झपटी। उसका रूप फिर से उस खौफनाक मकड़ी जैसा हो चुका था। मैं एक लम्हे के लिए डर कर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसकी नुकीली टांग ने मुझे छूने की कोशिश की, मेरे गले में मौजूद तावीज से एक नीली रोशनी निकली और उसे एक जोरदार झटका लगा। वो चीखती हुई उड़कर वापस पानी में जा गिरी। मैंने एक लंबी सांस ली। पीर बाबा सच कहते थे। वो दोबारा पानी की सतह पर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा तकलीफ से भरा हुआ था। वो मुझे हैरत से देख रही थी। ये क्या है तेरे पास? ये मेरी हिफाजत है, मैंने कहा। अब बताओ सच क्या है? वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर उसकी नजर मेरे तावीज पर जम गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी नजर उसके गले में मौजूद एक चीज पर पड़ी। चांद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके गले में भी बिल्कुल वैसा ही या उससे मिलता जुलता एक हार पड़ा था, लेकिन उसका हार ज्यादा चमकदार था और उसके पत्थर का रंग भी मुख्तलिफ था। ये देखकर मेरे दिमाग में एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर ये हार हिफाजत के लिए है तो एक चुड़ैल को उसकी क्या जरूरत? उसने भी महसूस कर लिया कि मैंने उसका हार देख लिया है। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ की लहर दौड़ी और वो फौरन पानी में गायब हो गई। उस रात वो दोबारा बाहर नहीं आई। अगले दिन मैं फिर पीर बाबा के पास पहुंचा और उन्हें सारा माजरा सुनाया, खास तौर पर उस चुड़ैल के गले में मौजूद हार के बारे में। मेरी बात सुनकर पीर बाबा गहरी सोच में डूब गए। एक चुड़ैल के गले में तावीज, ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसी माला या तावीज तो इंसान अपनी हिफाजत के लिए पहनते हैं। हाँ, एक सूरत और हो सकती है। अगर किसी ने इल्म के जोर से उसे काबू करके ये माला पहना दी हो तो वो उसकी गुलाम बन जाएगी। वो जो हुक्म देगा उसे मानना पड़ेगा। गुलाम? मैंने हैरत से पूछा। हाँ पुत्र, इसका मतलब है कि वो चुड़ैल खुद लोगों को नहीं मारती। वो किसी की कठपुतली है। कोई और है जो उसके पीछे है, जो उसे इस्तेमाल कर रहा है, और तुझे उस शख्स को ढूंढना होगा। लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? पीर बाबा ने एक और तावीज निकाला। ये थोड़ा मुख्तलिफ था। उसके साथ एक छोटा सा पेंडुलम जैसा पत्थर भी लटक रहा था। तुझे 2 काम करने होंगे। पहला, ये वाली माला किसी तरह उस चुड़ैल को छुआनी है, पहनानी नहीं, सिर्फ छुआनी है। और दूसरा, जैसे ही वो इसे छू ले, तुझे ये पेंडुलम हाथ में पकड़ना है। ये खुद ब खुद उस समत में घूमने लगेगा जिस समत में उस चुड़ैल का मालिक होगा। जितना तू उसके करीब जाएगा, इसकी गर्दिश तेज होती जाएगी, और जब तू बिल्कुल उसके सामने होगा तो ये रुक जाएगा। मंसूबा खतरनाक था,
लेकिन यही वाहिद रास्ता था। उस रात मैं फिर तालाब पर गया। वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में नफरत थी। आज क्या लेने आया है? उसने गुस्से से पूछा। मैंने एक अदाकारी की। मैंने अपने गले से वो नया वाला तावीज निकाला जो बाबा ने दिया था। पुराना हिफाजती तावीज मैंने कमीज के नीचे छुपा लिया था और उसे दिखाते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा करने को तैयार हूं। ये लो, मैं ये उतार देता हूं। अब तुम मुझ पर हमला कर सकती है, लेकिन मैं तुम पर यकीन कर रहा हूं कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि मैं बेवकूफ बन गया हूं। हाँ, उतार इसे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, हम दोस्त बनेंगे। मैंने डरने की अदाकारी करते हुए वो तावीज उतारा और जमीन पर अपने करीब रख दिया। मैंने कहा, देखो मैंने उतार दिया, अब मेरा भरोसा मत तोड़ना। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने छलांग लगाई, लेकिन मेरी तरफ आने के बजाय उसने झपट कर जमीन पर पड़ा हुआ तावीज उठा लिया और वापस पानी में चली गई। फिर वो दोबारा मुझ पर हमला करने के लिए निकली, ये सोचकर कि अब मैं गैर महफूज हूं। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आई, एक जोरदार धमाका हुआ और वो चीखती हुई वापस पानी में जा गिरी। मैं मुस्कुराया और अपनी कमीज के नीचे से असली हिफाजती तावीज निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, तुझे क्या लगा मैं एक चुड़ैल पर भरोसा करूंगा? वो गुस्से से पानी पीट रही थी और मेरा काम हो चुका था। उसने वो नया वाला तावीज छू लिया था। मैं वहां से तेजी से निकला और गांव की गलियों में आकर वो पेंडुलम हाथ में लिया। जैसा कि बाबा ने कहा था, वो तेजी से घूमने लगा। मैं उसकी समत में चलने लगा। गांव में घूमते घूमते मैंने देखा कि पेंडुलम की रफ्तार एक जगह आकर धीमी हुई। इसका मतलब था कि मालिक इसी गांव में मौजूद है। मैं एक एक करके हर घर के सामने से गुजरने लगा और जैसे ही मैं गांव के नंबरदार चौधरी इफ्तिखार की हवेली के पास पहुंचा, वो पेंडुलम एक खिड़की के सामने आकर बिल्कुल साकिन हो गया। मेरा दिल जोर से धड़का। तो ये था वो शख्स, ये था वो शैतान जो उस चुड़ैल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उस खिड़की पर दस्तक दी। एक ही इंसान हो सकता था जो रात को दस्तक होने पर डरे बगैर खिड़की खोले, और वही हुआ। चौधरी इफ्तिखार ने खिड़की खोली। उसके चेहरे पर कोई हैरत या डर नहीं था। इस वक्त क्या काम है? उसने रौब से पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, चौधरी साहब, बहुत जरूरी बात है। दरवाजा खोलें, अंदर आकर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपको उस चुड़ैल से कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही चौधरी इफ्तिखार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका नकाब उतर चुका था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खौफ की वो झलक नजर आई जो उसने पूरे गांव की आंखों में बसा रखी थी। लेकिन वो एक शातिर खिलाड़ी था। उसने फौरन खुद को संभाल लिया। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? उसने गुस्से से कहा और खिड़की बंद करने लगा। लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया, गांव वालों, बाहर आओ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल का इंतजाम हो गया है, उसका मालिक पकड़ा गया है। मेरी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गांव में गूंज गई। पहले तो कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन जब मैं लगातार चीखता रहा तो कुछ घरों के दरवाजे डरते डरते खुले। लोग खौफ और तजस्सुस के मिले जुले तासुरात के साथ बाहर निकलने लगे। चौधरी इफ्तिखार हवेली से बाहर निकलकर लोगों पर चीखने लगा, अंदर जाओ सब, ये पागल हो गया है। चुड़ैल ने इसे भी अपने जाल में फंसा लिया है, ये तुम्हें मरवाएगा। लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। मैंने बुलंद आवाज में कहा, ये नहीं, बल्कि ये है चुड़ैल का मालिक। ये है वो शख्स जो उस चुड़ैल से अपने दुश्मनों को मरवाता रहा है। सोचो, गांव में आज तक जो भी मरा है वो चौधरी का मुखालिफ था या उसकी जमीन पर चौधरी की नजर थी। मेरी बात जैसे एक चिंगारी थी जो बारूद के ढेर पर गिरी हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बातें, पुरानी दुश्मनियां और मरने वालों की फहरिस्त उनके जहनों में ताजा होने लगी। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, जावेद पहलवान का बाप चौधरी के खिलाफ पंचायत में खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ से आवाज आई,
और असगर की जमीन पर तो चौधरी ने मुकदमा भी कर रखा था। धीरे धीरे शक की सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। लोगों को वो तमाम बातें याद आने लगीं जब चौधरी ने खुद ही बाहर से आए आमिलों और पीरों को ये कहकर भगा दिया था कि ये सब ढोंग है। हकीकत ये थी कि वो किसी को भी उस चुड़ैल का तोड़ करने नहीं देना चाहता था। जब लोगों का हुजूम उसकी तरफ बढ़ने लगा तो चौधरी इफ्तिखार बुरी तरह घबरा गया। उसका रौब, उसकी ताकत सब हवा हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, और वो भागा भी तो किस तरफ? सीधा तालाब की तरफ। शायद उसे लगा कि वहां उसे उसकी पालित चुड़ैल बचा लेगी। गांव वालों ने उसे घेर तो लिया, लेकिन तालाब के किनारे आकर सब रुक गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पानी के करीब जाए। चौधरी पानी के अंदर दाखिल हो चुका था। उसने चुड़ैल को पुकारा, कोई भी मेरे करीब आए उसे मार डालना। मैं जानता था कि अगर उसे अभी न पकड़ा तो वो बच निकलेगा। मैंने गांव वालों से एक रस्सी मांगी। मेरे गले में पीर बाबा का तावीज था। मुझे यकीन था कि मैं महफूज रहूंगा। मैं रस्सी लेकर जैसे ही तालाब के करीब गया, चौधरी ने मेरे ऊपर झपटा मारा। वो मुझे खींचकर तालाब के अंदर ले जाना चाहता था ताकि चुड़ैल मुझे मार डाले। हमारे दरमियान गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। मैं उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे अंदर। गांव वाले खौफ से सिर्फ तमाशा देख रहे थे। चुड़ैल पानी में बिल्कुल हमारे पीछे थी। वो सिर्फ मेरे पानी को छूने या मेरे गले से तावीज उतरने का इंतजार कर रही थी। अचानक चौधरी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और मेरे पेट में घोंप दिया। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने एक और वार किया। मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। चौधरी ने मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मेरे गले में मौजूद तावीज को खींचकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी छीना झपटी में उसका पांव फिसला और उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू सीधा उस चुड़ैल के गले पर जा लगा जहां उसकी गुलामी वाली माला थी। चाकू की नोक लगने से वो माला टूट गई। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकिन हो गया। चुड़ैल ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सदियों की कैद के बाद मिलने वाली आजादी की चमक थी और साथ ही बेपनाह गुस्सा भी। वो अब चौधरी की गुलाम नहीं थी। उसने मुझ पर हमला करने के बजाय जो उसके सामने था पीछे मुड़ी। उसका पहला और आखिरी निशाना अब उसका साबिक मालिक चौधरी इफ्तिखार था। उसने एक खौफनाक चीख मारी और चौधरी पर झपट पड़ी। जो मंजर मैंने उसके बाद देखा वो इतना हौलनाक था कि मैं आज तक उसके ख्वाब देखकर डर जाता हूँ। उसने चौधरी के जिस्म के हर हिस्से को अपनी नुकीली टांगों से पकड़कर इतनी बेदर्दी से खींचा कि उसकी टांगें, बाजू सब धड़ से अलग हो गए। चौधरी की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उसने चौधरी का मुंह अपने हाथों से पकड़कर चीर डाला। वो एक जिंदा सांस लेते हुए इंसान के टुकड़े कर रही थी। चौधरी को उसके जुल्म की सजा देने के बाद वो चुड़ैल पानी से बाहर निकली। उसने एक बार गांव की तरफ देखा और फिर एक बुलंद छलांग लगाई और आसमान में एक काले धुएं की तरह तहलील हो गई। वो आजाद हो चुकी थी। उसके जाते ही गांव पर छाया हुआ बरसों पुराना खौफ भी खत्म हो गया। मैं जख्मों से चूर वहीं गिर गया। गांव वाले मेरी तरफ भागे। उन्होंने रात को ही किसी हकीम से मेरी मरहम पट्टी करवाई और अगले दिन मुझे शहर के अस्पताल पहुंचा दिया, जहां मेरे पेट पर कई टांके लगे। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, लेकिन सब गांव वालों ने एक ही बयान दिया कि चौधरी इफ्तिखार की मौत चुड़ैल के हाथों हुई। पुलिस वालों ने उन्हें वहमी और जाहिल समझा, लेकिन लाश की हालत और गवाहों की तादाद देखकर वे भी कुछ न कर सके और फाइल बंद कर दी। इस वाक़े के बाद कालाकोट गांव में फिर कभी उस चुड़ैल को नहीं देखा गया। गांव की जिंदगी मामूल पर आ गई। मुझे सेहतयाब होने के बाद उसी गांव में अगले 2 साल तक चौकीदार की नौकरी मिली, लेकिन अब ये नौकरी पुरसुकून थी।
इसके बाद मुझे शहर में एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई और मैंने वो गांव छोड़ दिया। ये मेरी वो आप बीती है जो मैं हर किसी को नहीं सुनाता। लोग यकीन नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा है। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में हमारी अक्ल और साइंस से परे बहुत कुछ ऐसा है जो मौजूद है और कभी-कभी बदकिस्मती से हमारा उससे सामना भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी काशिफ की भेजी हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी ऐसी माफौकुल फितरत कुव्वतों पर यकीन रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप इस कहानी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए डरते रहें।